मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने मेंडल के बैड लक को डिस्कस किया था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया था उसका हमने डिस्कस किया कि वो मटेरियल सही क्यों था, क्या मेंडल ने किस तरीके से उसे सिलेक्ट किया, लकीली उसने सिलेक्ट किया या फिर उसने उसके सारे फीचर्स को देखने के बाद सिलेक्ट किया। ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। प्लस इसके साथ हमने ये भी देखा था कि मेंडल ने किन 7 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया था अपने पूरे 7 ईयर्स में अपने पूरे रिजल्ट्स को देने के लिए। ठीक, इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जितने भी रिजल्ट्स दिए, जो भी अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए काम किया, उनके रिजल्ट्स को उसने इस तरीके से, इस वे में जो है रिप्रेजेंट किया था, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका था समझने के लिए। क्लियर? अब देखिए, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x + y = 0। तो हम सिंपली इसको समझ सकते हैं कि 2x में 2 का मल्टीप्लाई है और उसमें y को जोड़ा गया है और हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अब इसी चीज को अगर लैंग्वेज में लिखा जाए कि भाई 2 is multiplied by x, then y is added to it and then we got 0। तो इस पूरी लैंग्वेज को पढ़ना और प्लस उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा टिपिकल होगा, जबकि हम इसे इस इक्वेशन के वे में समझ पाएं। क्लियर? तो हम इसे इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ना कि एक लैंग्वेज में लिखकर। तो मेंडल ने यही किया कि मेंडल ने अपने बायोलॉजिकल रिजल्ट्स को अपने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स थे उसको उसने स्टैटिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। मतलब उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया कि भाई कोई एक ऐसा पैटर्न दिया जाए जिससे एक ही चीज़ को याद करने के बाद सेम पैटर्न को फॉलो करने पर हमें आगे के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्लियर? तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि मेंडल को इतनी सक्सेस कैसे मिली, क्या रीजन था जिसके कारण मेंडल टाइम पर ना सही बट हाँ बाद में उन्हें सक्सेस एक अच्छे लेवल पर मिली। जिसका पहला रीजन है हमारा सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। ऑब्वियसली पी प्लांट का सिलेक्शन उनकी सक्सेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पी प्लांट, अगर लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि अगर मैंगो ट्री होता या नीम का पेड़ होता तो मेंडल इतनी जल्दी अपने सारे रिजल्ट्स को नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि एक मैंगो ट्री को, एक नीम के पेड़ को या एक पीपल के पेड़ को ग्रो अप होने में, मेच्योर होने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, उसके बाद मेंडल को रिजल्ट मिलते। तो इतनी जल्दी रिजल्ट दे पाना पॉसिबल नहीं था। पी प्लांट का इस्तेमाल किया, हर साल फसल आती है, हर साल हम उसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं, नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने 7 ईयर्स के अंदर अपने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को ईजिली परफॉर्म कर पाया और उसके रिजल्ट्स को कंपाइल भी किया। क्लियर? तो पी प्लांट का सिलेक्शन ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वॉज वेरी गुड, जिसके कारण मेंडल को एक बहुत अच्छे लेवल पर सक्सेस मिली थी और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आए थे। पी प्लांट में आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वो जो हमने 7 कैरेक्टर्स डिसाइड किए थे, वो सारे 7 कैरेक्टर्स जो थे उनके पास कोई भी ब्लेंडिंग कैरेक्टर नहीं था। 2 ही कैरेक्टर थे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर। मतलब या तो प्लांट लंबा होगा या फिर बोना होगा, या तो सीड का कलर ग्रीन होगा या फिर येलो होगा, या सीड का कलर राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। क्लियर? तो इस तरीके से उन्हीं 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने डिसाइड किया जिसकी कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था भाई कि जो मटर का पौधा है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं देता, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो करता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, बीच वाला कोई कैरेक्टर है ही नहीं। क्लियर? तो जिसका फायदा मेंडल को मिला। अगला पॉइंट है हमारा कंसीडर 1 कैरेक्टर एट अ वन टाइम। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टाइप के मेंडल जैसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था, लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं थे जो कि कंसीडर किए जाएं सही। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो एक साथ कई सारे कैरेक्टर्स को लेकर चल रहे थे। उन्होंने हाइट को भी लिया, उन्होंने कलर को भी लिया, उन्होंने पोड की लेंथ को भी लिया, पोड की शेप को भी लिया, जिसके कारण उनके रिजल्ट्स में
ऑथेंटिसिटी नहीं आई। क्लियर, उन्हें बहुत सही लेवल पर रिजल्ट्स मिले ही नहीं, लेकिन मेंडल ने अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक टाइम में एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। एक बार में एक कैरेक्टर, मतलब जैसे उन्होंने अगर एक कैरेक्टर हाइट लिया है तो उन्होंने उसी के बारे में डिस्कशन किया, बाकी के और कैरेक्टर पर उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। क्लियर, तो एक बार में एक ही कैरेक्टर, अपनी स्टडी को उन्होंने बिल्कुल अप टू द लेन चलने दिया कि भाई एक, अगर मैंने एक कैरेक्टर चूज किया है तो मैं सारी आगे की स्टडी जो है वो एक ही कैरेक्टर पर करूंगा। क्लियर, जिसका फायदा उन्हें अपने रिजल्ट्स में मिला, बिल्कुल सही बात है। और प्लस ये भी कह सकते हैं कि एक बार में एक ही कैरेक्टर की स्टडी की गई, जिसके कारण रिजल्ट्स को समझ पाना भी आसान था। क्लियर, रिजल्ट्स को समझ पाना भी आसान था, लोगों को एक्सप्लेन करना भी आसान था, जिसका फायदा मेंडल को मिला था। अगला जो रीजन है वो है हमारा स्टैटिकल रिजल्ट्स। मतलब जैसा कि मैंने फर्स्ट और आई थिंक सेकेंड लेक्चर में समझाया था कि मेंडल को मैथ्स की, स्टैटिक्स की, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, जिसके कारण उन्होंने अपने रिजल्ट्स को स्टैटिकल वे में, एक स्टैटिक्स मैथ्स की एक ब्रांच होती है जिसके वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। भाई रीजन भी बताया था कि मैथ्स का इस्तेमाल उन्होंने बायोलॉजी में किया था, जिसके कारण ज़्यादातर साइंटिस्ट नहीं पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे कि 2, 3, 5 को तो हमने छोड़ा है बायोलॉजी लेने के लिए, और फिर वापस से मेंडल हमें वही चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज था। लेकिन उनके रिजल्ट्स को समझ पाना ज़्यादा आसान था, क्योंकि एक सीरीज, एक पैटर्न बन रहा था, तो पैटर्न को हम लोग जल्दी ऑप्ट करते हैं और बहुत जल्दी, ह्यूमन नेचर है, जल्दी सीखते हैं कि हमें एक बार एक तरीका, छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई एक बार प्लस करके उसको सिखाया कि आप दूसरा ऐड जो है वो आप खुद कीजिए, तो वो सेम पैटर्न पर आगे बढ़ता है, सेम पैटर्न पर कि हाँ भाई मैम ने इस तरीके से बताया था, अब अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर ही होगा, तो हम लोग सेम पैटर्न वाली चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो मेंडल ने यही चीज़ ध्यान में रखी, उन्होंने क्या एक पैटर्न, एक स्टैटिक्स वे में अपने रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट किया, जिसको एक्सप्लेन कर पाना, समझा पाना और प्लस समझ पाना ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट है, लास्ट जो है, एक्सपेरिमेंट अप टू 2 to 3 जनरेशंस। मतलब उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक ही जनरेशन तक नहीं किए थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन करवाया और जो अगली नेक्स्ट जनरेशन आई उस तक ही सीमित थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे तक बढ़ाया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पहला जनरेशन, उसके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन, मीन्स उन्होंने लगभग 2 से 3 जनरेशन्स तक अपने एक्सपेरिमेंट्स को शो किया, मतलब चेक किया कि इसका कोई आगे आने वाली जनरेशन्स पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, जिसके कारण उनके रिजल्ट ज़्यादा सही थे, जिसके कारण उनको एक्सेप्ट भी किया गया। इसके बाद अगला जो रीज़न था वो ये रीज़न था कि उनको जो है वर्क करने के लिए कोई छोटी लैबोरेटरी नहीं थी, छोटा सा पॉट नहीं मिला था, उन्होंने अपना काम किया था एक बड़े से खेत पर, एक बड़ी सी फील्ड पर, जिसके कारण उनके रिजल्ट्स ज़्यादा सही होने के चांसेस थे। ज़्यादा सही होने के चांसेस मीन्स कि भाई 2-4 प्लांट पर किया गया काम और एक साथ 100 प्लांट्स पर किया गया काम, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो उनके रिजल्ट्स का सही होने की जो ऑथेंटिसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्लियर है, जिसके कारण मेंडल को, भाई ये कुछ ही रीजंस थे जिसके कारण मेंडल को अपने वर्क में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, हालांकि लेट मिली बट मिली। हर बार मैंने रीजंस आपको साथ में बताया हुआ है हर चीज़ का, कि मेंडल को लेट सक्सेस क्यों मिली, बाद में क्यों मिली, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, तो मेंडल को इन सभी रीजंस के कारण जो हमने अभी डिस्कस किए, ज़्यादा सक्सेस जो है वो मिली थी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, मतलब अब भाई हम कोई नया बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ेंगे तो उसकी ABCD तो हमें पहले सीखनी पड़ेगी ना, तो हम उसके कुछ मीनिंग्स की, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जो कि हम लगातार पूरी जेनेटिक्स में उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक, 3 चले भाई, तो टर्मिनोलॉजी में पहली टर्म है हमारी जीन,
जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। भाई जैसा हमने पढ़ा था हेरिडिटी वर्ड को कि भाई कुछ कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं या पिछली जनरेशन से अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस वर्ड को हमने हेरिडिटी नाम दिया था। तो ट्रांसफ़र होने वाला मटेरियल क्या होता है, वो जीन ही होता है। तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम बात करेंगे कि जीन जो है भाई मेंडल ने जीन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, याद रखिए। क्लियर? हमारे अंदर जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, जितनी भी हमारी आदतें हैं, जो हमारा फिजिकल कैरेक्टर है, जो हमें देखने में पता चलता है, हाइट कैसी होगी, हेयर्स का कलर, आइज़ का कलर, स्किन का टोन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कोई ना कोई जीन जो है वो इन सब कैरेक्टर्स को, इन सब ट्रेट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? तो ये जो जीन है वो एग्जैक्टली हमारे डीएनए, हमारे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और ये डीएनए एग्जैक्टली है क्या? क्लियर? डीएनए क्या है? आप लोगों ने साइटोलॉजी में सेल के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा कि सेल के अंदर उसका एक न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है और उसके अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल जो है, एक धागे नुमा संरचना जो है वो पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन जो है वो एक धागे के समान एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, जो कि जैसे ही हम उस धागे को अनफोल्ड करना शुरू करते हैं वो थ्रेड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स को हम और अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है डीएनए में। क्लियर? कि मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ें कि अगर हमारे पास एक रुमाल है, एक हैंकी है, उसको जब हम खुले फॉर्म में रखते हैं दैट इज क्रोमोसोम, जब हम उसे बांध कर रखते हैं, बंद करके पैकेट बना कर रखते हैं तो वो क्रोमोसोम है, और उसे जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? मतलब एक रुमाल मेरे हाथ में है, अब इमेजिन कीजिए ये रुमाल मैंने जब इसको बंद करके रखा है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो ये क्रोमोसोम है, और जब मैंने इसे अनफोल्ड कर दिया है तो ये एक डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी डीएनए के ऊपर हमारे बहुत सारे जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स को, जो हमारे ह्यूमन कैरेक्टर या एनिमल्स के कैरेक्टर्स को डिसाइड करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये जीन टर्म मेंडल ने यूज नहीं किया था। आप हमेशा याद रखिएगा, मेंडल के समय पर हम नहीं जानते थे कि जीन क्या होता है। मेंडल ने बेसिकली सही वर्ड जो इस्तेमाल किया था वो था एलिमेंटे वर्ड। मेंडल ने फैक्टर भी इस्तेमाल नहीं किया था, मेंडल ने इस्तेमाल किया था एलिमेंट। क्लियर? लेकिन उस एलिमेंट को कन्वर्ट किया था फैक्टर में, वो था कार्ल कॉरेंस नाम का साइंटिस्ट, जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के डिस्कवरी की। क्लियर? तो उन्होंने उस वर्ड को फैक्टर से प्रोनाउंस किया, तो भाई पूरे मेंडलिज्म में फैक्टर वर्ड का ही इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज की डेट में इस फैक्टर वर्ड को जीन से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये जीन जो है वो देने वाले या इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे जोहानसन, जिन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल किया, और इसी जीन से जेनेटिक्स फॉर्म हुआ है। भाई जहाँ हम जीन की स्टडी करें, जहाँ हम हेरिडिटी की स्टडी करें, जहाँ हम जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, वही जेनेटिक्स है। तो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स में भी जीन की बात की गई है। क्लियर? तो जीन जो शब्द है, जो टर्म है, वो हमें जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था या दिया था। और ये जो जीन है वो हेरिडिटी की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्लियर? हेरिडिटी की सबसे छोटी यूनिट जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने का काम करती है। कहाँ लोकेटेड होती है? डीएनए के ऊपर, मतलब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। डीएनए क्रोमोसोम का ही एक फॉर्म है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो सही है, क्योंकि क्रोमोसोम को अनवाइंड करने पर ही हमें डीएनए मिलेगा। क्लियर है? तो कहाँ प्रेजेंट है? हमारा जो जीन है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पर। कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? क्रोमोसोम्स पर। करेक्ट। चलिए, तो ये डीएनए जो है, इस डीएनए के पास, या फिर हम ये कहें कि जो डीएनए है इसका एक सिंपल छोटा सा पार्ट है हमारा जीन, जो कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अटेन करके रखता है। 10 बार समझा चुकी हूँ, जीन हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। वही चीज़ है यहाँ पर, ये भी टर्म यही कह रहा है कि जीन डीएनए का एक ऐसा पार्ट है जिसके पास अपनी खुद की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस हैं। वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, कंट्रोल करता है वो। ठीक, अब
जो जीन है बना किससे है? जीन हमारा बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ध्यान रखिए, मैंने टाइड लिखा है, साइड नहीं लिखा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डेवलप हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली स्टडी किया होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो पेंटोज शुगर, फास्फोरस मॉलिक्यूल और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स, याद कीजिए पुरानी क्लासेस, उनसे मिलकर बना होता है। जब ये तीनों आपस में मिलकर जब एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं उसी को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और हम उसके आगे वर्ड यूज कर रहे हैं पॉली, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, जिसमें पेंटोज शुगर, फास्फोरस मॉलिक्यूल और हमारी प्रोटीन्स ए टी जी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपस में बॉन्ड बनाकर डीएनए के दोनों बॉन्ड्स को आपस में बांधे रखती हैं और एक हेलिक्स फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। क्लियर? अगला है हमारा कि भाई जो हमारा जीन है, इस जीन के पास प्रेजेंट होती है ट्रांसलेशन की इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारी कहानी, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो जीन के पास ही प्रेजेंट होती है। क्लियर? जीन के पास क्या है? जीन के पास वो इंफॉर्मेशन है जिससे ट्रांसलेशन परफॉर्म होती है। याद कीजिए सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस, जिसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो प्रोटीन फॉर्म करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास है? जीन के पास प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसके बाद अगला है कि ये जो जीन है वो क्रोमोसोम्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। कहाँ है? क्रोमोसोम्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस। जैसे हम माने कि ये जो है वो दो हमारे क्रोमोसोम्स हैं और इन क्रोमोसोम्स पर हमारा जो है यहाँ पर एक जीन है और दूसरा जीन यहाँ पर। क्लियर? तो जीन क्रोमोसोम्स पर जिस पॉइंट पर होगा, जिस जगह पर होगा, उसी जगह को कहा जाएगा लोकस। क्लियर? उसे क्या कहा जाएगा? लोकस कहा जाएगा। और इसे हम पॉइंट, आप लोगों ने शायद म्यूटेशन पढ़ा हो तो पॉइंट म्यूटेशन करके वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये देखने पर ऐसा लग रहा है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जो है वो पॉइंट बने हुए, डॉट्स बने हुए हैं। क्लियर? तो जहां पर क्रोमोसोम के जिस पॉइंट पर हमें जीन मिलेगा उस जगह को, उस प्लेस को लोकस कहा जाता है। तो ये क्रोमोसोम्स पर अपनी पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट होते हैं और उस प्लेस को कहा जाता है लोकस। क्लियर? इसके बाद अगली जो नॉलेज है हमारी वो क्या है कि क्रोमोसोम्स पर ये जीन किस वे में अरेंज्ड होते हैं। तो ये अरेंज्ड होते हैं लीनियरली, लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म भाई एक के बाद एक लगातार, एक जीन यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। मतलब ये कैसे अरेंज होंगे? बिल्कुल लीनियर, एक सीधी लाइन में प्रेजेंट होते हैं। और इन सभी को, इसको भी लोकस कहेंगे, इसको भी लोकस कहेंगे, इसे भी लोकस कहा जाएगा और इसे भी लोकस कहा जाएगा। क्लियर? इस क्रोमोसोम को आप अनवाइंड कर दीजिए, डीएनए आपको मिल जाएगा। डीएनए कैसी फॉर्म मिलेगी आपको? डबल हेलिक्स, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो रही हमारी जीन की बात। तो हमने टर्म किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। हेरिडिटी की सबसे छोटी यूनिट कहलाएगी और इसके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे बॉडी के या हमारी बिल्कुल हमारी बॉडी के ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को डिसाइड करने का काम करते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ट्रांसलेशन की इंफॉर्मेशन इनके पास होती है क्रोमोसोम्स पर एक स्पेसिफिक जगह पर, जिसे लोकस कहा जाता है, और लीनियर वे में ये अरेंज होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो हुई हमारी जीन की बात। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगली टर्म है हमारी अलील्स, जिसका सही नाम एग्जैक्टली अलीलोमॉर्फ होता है, जिसे शॉर्ट में अलील कहा जाता है। क्लियर? अब ये अलील क्या है?
अलील होते हैं जो हम एक कैरेक्टर, देखिए अभी हमने लास्ट बात की थी जीन की, तो जैसे हमने जीन लेते हैं हम हाइट को, ये एक कैरेक्टर हो गया हमारा, इस हाइट को डिसाइड करने वाला होगा एक जीन। भाई हाइट कैसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी लंबी कैसी जो भी है कैसी होनी चाहिए, तो वो डिसाइड करने वाला कौन, जीन, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है जीन, तो हाइट को भी डिसाइड करने वाला होगा एक जीन। तो अब हमारे सामने क्या ऑप्शन है, हाइट लंबी हो सकती है, हाइट छोटी हो सकती है, हाइट ना तो लंबी ना छोटी हो सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, बताइए, सोचिए भाई, शायद निकल जाए। क्लियर, तो ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, या तो हाइट ज्यादा लंबा होना चाहिए चीज, या बोना होना चाहिए, या फिर ना तो लंबा ना ज्यादा छोटा। क्लियर, तीन ऑप्शंस हमारे पास बन सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेंडलिज्म, जिसके जो पूरा काम किया गया था मटर के पौधे पर। तो मटर के पौधे का जो हाइट वाला कैरेक्टर है, उसका जो जीन है, उसके पास केवल दो ही फॉर्म है, या तो टॉल या फिर डॉट, या तो भाई लंबा होगा या फिर बोना होगा, दो ही ऑप्शन है। तो यही जीन के ये दो जो हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म मिले कि लंबाई या तो जो प्लांट की हाइट है या तो टॉल होगी या फिर डॉर्फ होगी, तो ये जो टर्म हमें मिले इसका मतलब क्या है, यही है दो अलील। क्या है, यही है अलील। तो अलील क्या हुआ, अलील वो है जो कि जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन के दो ऑल्टरनेटिव, भाई दो की ही हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मेंडलिज्म की बात कर रहे हैं और मेंडल ने हमेशा जीन के दो ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म के बारे में बात की है, उन्होंने 3 या 4 के बारे में बात नहीं की। लेकिन ये चीज़ दो ही होते हैं, ये चीज़ हमेशा सही नहीं है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में। अभी हमें केवल और केवल ट्रू मेंडलिज्म की स्टडी करनी है, उसमें क्या कमियां हैं उनको हम आगे देखेंगे। क्लियर, तो ट्रू मेंडलिज्म क्या कहता है कि जीन के दो ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म हैं, टॉल या डॉर्फ। आप दूसरा ले लीजिए, आप सीड कलर लीजिए, तो भाई सीड का कलर कैरेक्टर है, एक जीन होल्ड करेगा ऑल्टरनेटिव फॉर्म ग्रीन या येलो, या तो येलो कलर होगा या फिर ग्रीन कलर होगा। तो ये येलो और ग्रीन क्या हो गए, अलील। तो अलील क्या हुए भाई, अलील जो है वो एक ऐसे पेयर है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, हमेशा पेयर में मिलेंगे और ऑलवेज कैसे होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये हाइट या तो लंबी या फिर छोटी, बोनी। क्लियर है, तो और इस अलील टर्म को देने वाले थे बैटसन नाम के साइंटिस्ट। इन बैटसन ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मेंडलिज्म को इंग्लैंड में एक्सप्लेन किया था, मतलब मेंडल के जो वर्क था उन वर्कों को इंग्लैंड में जाकर सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने मेंडलिज्म को एक्सप्लेन किया था इन इंग्लैंड। क्लियर, तो ये हुई हमारी अलील। अलील ऑलवेज पेयर में होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ होंगे, और हमेशा पेयर मतलब दो ही होंगे और साथ में ही ट्रांसफर होंगे, अलग अलग ट्रांसफर कभी नहीं होंगे। तो ऑलवेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर कोई जीन ट्रांसफर होगा तो हमेशा पेयर में ही जाएगा, ऑलवेज पेयर में। जैसे टॉल, अगर हम हाइट की बात करें तो उसके लिए हमने दो फॉर्म लिए हैं, टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डॉर्फ। तो अगला कैरेक्टर जो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में वो या तो ये होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या फिर स्मॉल टी हो सकता है। मतलब ऑलवेज जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, ये कैसे आए कहाँ से आए देखते हैं हम आगे, जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होगा वो हमेशा हमेशा पेयर में ट्रांसफर होगा, अकेला कैरेक्टर कभी ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, हम होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये दो टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो होमो एक जैसा, हेटेरो अलग अलग, ठीक, वर्ड से याद रखिए, होमो मतलब एक जैसा, हेटेरो मीन्स क्या हो गया, अलग अलग,
ठीक, तो होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड आई थिंक आप लोग समझते होंगे। डिप्लॉयड जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉयड सेल जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्लियर, तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब सेम अलीलिक फॉर्म होते हैं, मतलब दोनों अलील जो है वो कैसे हो, आइडेंटिकल हो, उस फॉर्म को या उस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। जैसे अगर हम हाइट की बात करें, जो हमने अभी लास्ट डेफिनेशंस में बात की थी, तो हाइट के लिए हमने क्या बात की थी भाई, कैपिटल टी, दोनों ही जो जीन ट्रांसफर हो रहा है उसमें जो अलीलिक फॉर्म है दोनों कैसी हैं, एक जैसी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी सेम है, या फिर स्मॉल टी ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो ये कंडीशन हमारी या ये सिचुएशन हमारी क्या कहलाएगी, होमोजाइगस जीन, होमोजाइगस कंडीशन। कुछ भी हम इस वर्ड, यहाँ पर कोई भी वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ही दूसरी डेफिनेशन है हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, जिसमें एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट अलीलिक फॉर्म्स होती हैं, मतलब जो जीन ट्रांसफर हो रहा है उसका जो पेयर है कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दोनों ही जो अलीलिक फॉर्म है वो कैसी हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। तो होमोजाइगस में दोनों फॉर्म आप कोई भी ले सकते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, मतलब कैसा, सेम जाना चाहिए, अलग अलग नहीं। और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी इसमें जो जीन्स ट्रांसफर होंगे वो कैसे हो सकते हैं, जैसे हमने राउंड और रिंकल की बात की थी, तो राउंड के लिए कैपिटल आर, सॉरी रिंकल के लिए स्मॉल आर। तो ये हमारी कंडीशन हो गई हेटेरोजाइगस कंडीशन। आप लोग बताइए कि ये जो अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ये कौन सी कंडीशन होगी, इसमें कौन से जीन हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि ये जो जीन्स हैं जो ट्रांसफर होगा अगली जनरेशन में, ये होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। क्लियर, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो है ये दोनों ही टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था वैटसन। याद रखिए, जिन्होंने पिछला जो हमने पढ़ा था अलीज जिन्होंने दिया था, उन्होंने ही ये दोनों टर्म दी हैं, वैटसन। अब बात करते हैं हम गैमीट्स की। क्लियर, तो ये गैमीट्स जो हैं वो एक जनरेशन, भाई गैमीट्स का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, गैमीट क्या होता है, तो ये गैमीट जो है वो एक जीन का पेयर होता है। क्लियर, गैमीट्स क्या है, जीन का पेयर, मतलब ये एक साथ ट्रांसफर होंगे एक पेयर में। ऑलवेज जो गैमीट ट्रांसफर होगा वो हमेशा पेयर में ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम इस गैमीट्स को हेमीजाइगस कहते हैं। क्या कहेंगे, हेमीजाइगस। क्लियर, तो ये गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हेमीजाइगस होते हैं, अकेला एक गैमीट कभी ट्रांसफर नहीं होगा। ऑलवेज गैमीट किस में जाएंगे, देखिए भाई क्रोमोसोम पेयर में, जीन्स पेयर में है, अलीज पेयर में है, और हमारे गैमीट भी हमेशा पेयर में ट्रांसफर होंगे भाई, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे मदर और फादर, मेल या फीमेल, दोनों का पेयर बनना पक्का ही है भाई, बनेगा ही। तो हमेशा हर चीज जो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी वो हमेशा पेयर में ट्रांसफर होगी। बाकी आगे की और जो टर्म्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इन चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके सारे नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए।